हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन ट्रैकशीट पर। आज आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो 27 जनवरी की जो सभी शिफ्टें हैं उसका एनालिसिस करेंगे। आज कोई एग्ज़ाम तो नहीं था, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है जो आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 2027, बी 2030, सी 2035 और डी 2047। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2030 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन के लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? चार ऑप्शंस दिए थे। ए वर्ष 2023, बी वर्ष 2024, सी वर्ष 2025 और डी वर्ष 2026। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ष 2025 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत का रक्षा मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इस निर्णय का उद्देश्य सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, थिएटर कमांड की स्थापना, तेजी से रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया और नई तकनीकी क्षेत्रों यानी कि साइबर स्पेस, एआई आदि में केंद्रित सुधार करना है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में आयोजित 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के किस शहर में हुआ था? ऑप्शंस थे। ए टोरंटो, बी ओटावा, सी अल्बर्टा कनाकिसिन और डी मॉन्ट्रियल। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्बर्टा कनास्किन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा जो कनास्किन शहर एकदम करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। ये दिया गया है 51वां शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा के कनास्किस अल्बर्टा में आयोजित हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 8 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एएफआई के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? चार ऑप्शन थे। ए साक्षी मलिक, बी अंजू बॉबी जॉर्ज, सी नीरज चोपड़ा और डी पीवी सिंधु। जिसमें आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंजू बॉबी जॉर्ज इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 8 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया। एएफआई का अध्यक्ष के रूप में अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के अनुसार यदि दिल्ली का AQI स्तर 401 से 500 के बीच दर्ज किया जाता है तो यह किस श्रेणी में आता है? चार ऑप्शंस थे। ए मध्यम, बी खराब, सी बहुत खराब और डी गंभीर। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि गंभीर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। गंभीर श्रेणी में आता है 401 से 500 के बीच AQI। ये आपका दिया गया है AQI 400 से 500 के बीच श्रेणी गंभीर मानी जाती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में आता है जो आपके लिए जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के दौरान किस संस्थान निकाय ने यह स्पष्ट किया कि सामान्य कपड़े के मास्क PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, जो केवल प्रमाणिक मास्क ही प्रभावित हैं? ऑप्शंस थे। ए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, बी ऑप्शन था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक नियंत्रण बोर्ड और सी ऑप्शन था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और डी दिल्ली स्वास्थ्य विभाग यानी कि दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ICMR ने स्पष्ट किया कि सामान्य कपड़े के मास्क PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों से पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते और ऐसे प्रदूषण में केवल प्रमाणित मास्क जैसे N95, N95 और KN95 भी प्रभावित होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ICMR इसका एकदम
करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई कर व्यवस्था यानी कि न्यू टैक्स रेजिम के तहत मानक कटौती को शामिल करने के बाद अब कुल कितने लाख रुपए तक की वार्षिक आय का कोई आयकर नहीं देना होगा। ऑप्शंस थे आपके, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 7 लाख, बी 7.75 लाख, बी 12 लाख और डी 10 लाख, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 12 लाख इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। वित्तीय वर्ष 2025-26 की नई व्यवस्था, नई कर व्यवस्था यानी कि न्यू टैक्स रेजिम में मानक कटौती को शामिल करने के बाद अब 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि 12 लाख इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों के अनुसार हाल हाथ से मैला मैला धोना संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन जैसे पूर्णता समाप्त करने का आदेश दिया गया है। 4 ऑप्शंस थे। ए अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14, बी ऑप्शन था आर्टिकल 17, सी ऑप्शन था आर्टिकल 19 और डी ऑप्शन था आर्टिकल 25, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आर्टिकल 17 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हाथ से मैला ढोना संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन का सीधा उल्लंघन है और इसे पूर्णतः समाप्त करने का आदेश दिया गया, यानी कि आर्टिकल 17 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। 4 ऑप्शंस थे। ए डॉक्टर पूनम गुप्ता, बी स्वामीनाथन जे, सी एम राजेश्वर राव और डी माइकल पात्रा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर पूनम गुप्ता इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। डॉक्टर पूनम गुप्ता को मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अप्रैल 2025 से इस पद का कार्यभार संभाला और आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस और नीति शोध जैसे विभागों के लिए जिम्मेदारी रखी गई है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठाणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के किस सांसद को वर्ष 2025 में उनके उत्कृष्ट विधायी कार्यों संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन थे। ए राजन विचारे, बी नरेश महेश के, सी श्रीकांत शिंदे और डी प्रताप राव जाधव, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीकांत शिंदे इसका एकदम करेक्ट आंसर था। श्रीकांत शिंदे को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठाणे लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्रीकांत शिंदे को वर्ष 2025 में उनके उत्कृष्ट विधायी प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीकांत शिंदे जी को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पुस्तक ज्ञान सिपिया पल्स ऑफ विजडम के लेखक कौन है। 4 ऑप्शंस थे। ए पी एस कृष्णन, बी एन चंद्रशेखरन, सी एम वेंकैया नायडू और डी जावेद अख्तर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एम वेंकैया नायडू इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इनकी पुस्तक ज्ञान सिपिया पल्स ऑफ विजडम यानी कि के लेखक हैं वह एम वेंकैया नायडू इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पुस्तक ज्ञान सिपिया पल्स ऑफ विजडम के लेखक भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। एम वेंकैया नायडू इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, वेंकैया नायडू जी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बीमा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन थे। ए आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की इरिडा IRDAI, सी सेबी और डी नीति आयोग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। बीमा के क्षेत्र में नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेम IRDAI यानी कि इरिडा द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गर्मी के दिनों में शरीर से पसीना निकालने पर हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है, किसका यह मुख्य कारण किसका है।
मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? 4 ऑप्शंस थे। ए पसीने का शरीर में जमा होना, बी पसीने के वाष्पीकरण के कारण गुप्त ऊष्मा का कम होना, सी वातावरण की हवा का ठंडा होना और डी पसीने का त्वचा द्वारा अवशोषण। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पसीने के वाष्पीकरण के कारण गुप्त ऊष्मा का कम होना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जब जब पसीना वाष्पीकृत होता है तो वह त्वचा से गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ले लेता है। इससे शरीर की सतह पर तापमान कम हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में सुरक्षित यौन संबंध बनाना मुख्य रूप से क्यों आवश्यक है? ऑप्शन थे। ए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, बी यौन संचारित रोगों यानी कि एसटीडीएस के प्रसार को रोकने के लिए, सी केवल बेहतर पारिवारिक योजना के लिए और डी शारीरिक सहन शक्ति बढ़ाने के लिए। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यौन संचारित रोगों यानी कि एसटीडीएस के प्रसार को रोकने के लिए। इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यौन सुरक्षित यौन संबंध यानी कि सेफ सेक्स अपनाने का मुख्य उद्देश्य एचआईवी यानी कि एड्स सहित अन्य यौन संचारित रोगों यानी कि एसटीडीएस से बचाव करना। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मनुष्य में वृषण ये टेस्टेड उदार गुहा के बाहर वृषण कोष में क्यों स्थित होते हैं? 4 ऑप्शन थे। ए बाहरी आघातों से सुरक्षा के लिए, बी शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता के कारण, सी मूत्र मार्ग को सुगम बनाने के लिए और डी हार्मोन के तेजी से स्राव के लिए। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्राणु उत्पाद के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता के कारण। इनका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसका जो शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान जो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस से लगभग 2.2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान आवश्यक होता है। इसी कारण वृषण उदार गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता के कारण। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? 4 ऑप्शंस थे। ए 6 गुना, बी 1/4 गुना, सी 1/6 गुना और डी समान रहता है। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/6 गुना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से उसका भार यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो भार है वह चंद्रमा पर उसका 1/6 भाग होगा। एकदम करेक्ट आंसर था। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में 1/6 होती है, इसलिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे छोटा यानी कि न्यूनतम कार्बन परमाणुओं वाला एल्केन बनाता है? 4 ऑप्शन थे। ए प्रोपेन, बी ब्यूटेन, सी साइक्लोप्रोपेन और डी इथेन। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी इथेन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। एथेन यानी कि एल्केन की सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होती है। दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा एल्केन यानी कि एथेन जो C2H6 है। एथेन C2H6 में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में से जो C4H10 होता है उसमें 4 कार्बन और साइक्लोप्रोपेन C3H6 ये है साइक्लो एल्केन है, एल्केन नहीं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एथेन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जब एक अधात्विक ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? 4 ऑप्शंस थे। ए केवल लवण, बी लवण और हाइड्रोजन गैस, सी लवण और जल और डी केवल जल यानी कि ओनली वाटर ओनली। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी लवण और जल यानी कि साल्ट एंड वाटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सामान्य कोई अधात्विक ऑक्साइड किसी क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो सामान्यतः लवण यानी कि साल्ट और जल यानी कि वाटर बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, लवण और जल साल्ट एंड वाटर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? 4 ऑप्शंस थे। ए आभासी सीधा और छोटा, बी आभासी उल्टा वस्तु से बड़ा, सी
वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का, और डी आभासी सीधा और वस्तु के समान आकार का, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी का इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जब किसी अवतल दर्पण जो कॉनकेव मिरर को कोई वक्रता वस्तु को वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखा जाए तो छवि सी पर ही जो वक्रता केंद्र होता है सी पर और वास्तविक रियल उल्टी तथा वस्तु के समान आकार की होती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ठोस पदार्थों के कणों की अत्यधिक निकटता और उनकी निश्चित स्थिति का मुख्य कारण क्या है। चार ऑप्शंस थे, कणों के बीच कमजोर आकर्षण बल वी, कणों की उच्च गतिज ऊर्जा सी, मजबूत अंतर आणविक बल और डी कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मजबूत आंतरिक आणविक बल इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ठोस में बहुत कण बहुत नजदीक होते हैं और उनकी स्थिति निश्चित होती है क्योंकि कणों के बीच मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं, इसलिए ठोस की संरचना कठोर और स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती हैं या कहाँ अपसरित होती हैं। चार ऑप्शंस थे, ए वक्रता केंद्र से, बी मुख्य फोकस से, सी ध्रुव से और डी दर्पण के पीछे से, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुख्य फोकस से इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती हैं या वहीं से अभिसरित होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जमीन पर पड़े बीज से नए पौधे के जन्म लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन थे, ए परागकण, बी अंकुरण, सी प्रकीर्णन और डी प्रकाश संश्लेषण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अंकुरण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जमीन पर पड़े बीज में नए जो पौधे बनते हैं, जो जमीन में बीज पड़ा है उससे अगर नए पौधा बनेगा उसको अंकुरण कहा जाता है। जब जमीन पर पड़े बीज से नया पौधा निकलता है तो उसे अंकुरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, घरों में सामान्यतः कौन सा उपकरण हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है। चार ऑप्शन थे, ए बल्ब, बी पंखा, सी फ्यूज और डी सभी उपकरण, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी फ्यूज इसका एकदम करेक्ट आंसर था। घरों में सामान्यतः जो श्रेणी क्रम में हमेशा लगा रहता है वह होता है फ्यूज, हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है। घरों में फ्यूज की सुरक्षा के लिए सीरीज में लगाया जाता है क्योंकि अधिक फ्यूज श्रृंखला जो सीरीज में ना हो तो वह करंट का सही तरीके से परीक्षण नहीं कर सक पाएगा और सुरक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें फ्यूज हमेशा सीरीज कनेक्शन में होता है, फ्यूज हमेशा सीरीज कनेक्शन में होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा है। चार ऑप्शन थे, ए मेरुरज्जु, बी संवेदी नसें, सी कपाल तंत्रिकाएं और डी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए मेरुरज्जु इसका एकदम करेक्ट आंसर था। स्पिंडल कोर्स स्पिनल कोर्स इसका एकदम कोड इसका एकदम कसमना यानी कि मेरुरज्जु इसका एकदम करेक्ट आंसर था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सीएनएस के मुख्य भाग मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके मुख्य भाग मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है वह पहचानना था। ऑप्शंस थे, ए ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, बी ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, सी ध्वनि की गति ठोस से अधिक होती है और डी ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है। यह एकदम गलत यानी कि यही करेक्ट आंसर था, यह गलत बताए कथन गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर यही था, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका जो यह कथन गलत है क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसे गति करने के लिए माध्यम यानी कि मीडियम चाहिए, निर्वात वैक्यूम में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। बाकी कथन सभी सही हैं, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है, सही है, ध्वनि यांत्रिक तरंग है, यह भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, यह एकदम करेक्ट ऑप्शन था क्योंकि यह कथन गलत है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, उसके लिए मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पादप कोशिका भित्ति प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शंस थे ए काइटिन, बी पेप्टिडोकाइकन, सी सेलुलोज और डी ग्लाइकोजन, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जो पादप कोशिका भित्ति होती है मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, जो इसे मजबूत और कठोर बनाती है। अन्य विकल्पों की व्याख्या करें। जो काइटिन होता है वह कवक की कोशिका भित्ति में होता है, और जो पेप्टिडो ग्लाइकन जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में, ग्लूकोजन ऊर्जा भंडारण जो फंगस में, और इसलिए सही उत्तर सेलुलोज, सेलुलोज इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन का एक सटीक उदाहरण है? चार ऑप्शंस थे। ए सीधे मार्ग पर चलती हुई कार, बी उपग्रह द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा, सी फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद, और डी पेड़ से गिरता हुआ सेब, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपग्रह द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो वृत्तीय गति का एक सटीक उदाहरण है उपग्रह द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन वह गति है जिसमें कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने, इसलिए इसका सही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, तो टाइम यानी कि समय को वही रहने दिया जाए, तो उसका रेखीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चार ऑप्शंस थे। ए वेग दोगुना हो जाएगा, बी वेग आधा हो जाएगा, सी वेग चार गुना हो जाएगा, और डी वेग अपरिवर्तित रहेगा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेग आधा हो जाएगा। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, वेग आधा हो जाएगा, क्योंकि रेखीय वेग की परिभाषा होती है वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो टाइम, और टाइम वही रहे, तो न्यू जो वेलोसिटी होगी वह डिस्टेंस बाई टू अपॉन टाइम इज इक्वल टू 1/2 ओरिजिनल वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी इसका एकदम सही उदाहरण होगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025-26 के दौरान श्रमिकों को कार्यस्थल पर सिगरेट, बीड़ी तथा अन्य तंबाकू उत्पादों के सेवन से बचने तथा उनके स्वास्थ्य संरक्षण के लिए कौन सी विशिष्ट योजना पहल की प्रमुखता से चलाई गई है? चार ऑप्शंस थे। ए श्रमिक संरक्षण योजना, बी श्रमिक कल्याण अधिनियम, सी स्वस्थ श्रमिक समृद्धि राष्ट्रीय अभियान, और डी तंबाकू मुक्त कार्यस्थल पहल, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी तंबाकू मुक्त कार्यस्थल पहल, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। तंबाकू मुक्त कार्यस्थल पहल जैसा विशेष कार्यस्थल स्तर पर तंबाकू का सेवन रोकने और श्रमिकों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए यह पहल नीति अधिक सटीक रूप से वर्णित किया जाता है, जो इस विषय के केंद्रित है। भारत में धूम्रपान और तंबाकू नियंत्रण से जुड़ी राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम जैसे नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम तंबाकू के उपयोग को रोकने की और जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य वातावरण और तंबाकू मुक्त कार्यस्थलों जैसे उपायों को बढ़ावा देना है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर, तंबाकू मुक्त कार्यस्थल पहले इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि जो डीआरडीओ होता है ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में किस उन्नत मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया था? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए अग्नि पी, बी निर्भय V3, सी ULP GM-V3, और डी ऑप्शन था प्रलय 2, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी ULP GM-V3 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह इसकी ऑप्शन का एकदम करेक्ट आंसर था। जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से जो UAVLP GM-V3 का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मनुष्य सोते समय भी निरंतर श्वसन क्यों करता रहता है? चार ऑप्शंस थे। ए फेफड़े को आराम देने के लिए, बी शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादन हेतु ऑक्सीजन की निरंतर पूर्ति के लिए, सी रक्तचाप को कम करने के लिए, और डी केवल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादन हेतु ऑक्सीजन की निरंतर पूर्ति के लिए, इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था।
मानव शरीर सभी कोशिकाओं को लगातार ऊर्जा जो एटीपी चाहिए, जिसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इसलिए सोते समय भी श्वसन जारी रहती है, ताकि शरीर की कोशिकाओं को निरंतर ऑक्सीजन मिलती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहे। श्वसन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन, गैस विनिमय इसलिए लगातार होता है, चाहे हम सोएं या जाग रहे हों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पेरिस 2024 में ओलंपिक में महिलाओं के 81 केजी वर्ग में कुल 224 किलोग्राम उठाकर किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस थे ए मीराबाई चानू, बी सारा अहमद, सी नीमा सैद और डी सोफ्रेंड कोआंडा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी सोफ्रेंड कोआंडा, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 81 केजी में स्वर्ण पदक सोलफ्रेंड कोआंडा ने जीता था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय खेलों और युवा मामलों में मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में दिसंबर 2025 में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र जो KICSCE परिसर का उद्घाटन किया है? चार ऑप्शंस थे ए तवांग, बी पश्चिम कामेंग, सी पूर्वी सियांग और डी लोहित। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पश्चिम कामेंग, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। दिसंबर 2025 में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिलों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्ट केंद्र जो KISCE परिसर का उद्घाटन किया है। यह पश्चिमी कामेंग में, इसका बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में 2025 में राजीव गांधी खेल रत्न खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है? चार ऑप्शंस थे ए जो पुनरुद्धार किया गया है, ए विशाखापट्टनम, बी कड़प्पा, सी विजयवाड़ा और डी तिरुपति। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2025 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राजीव गांधी खेल परिसर संबंधित सुविधाओं परिसर का उद्घाटन या पुनरुद्धार चर्चा में रहा, जैसे राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम का उपयोग और विकास सार्वजनिक कार्यक्रमों में ध्यान में आया। इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं जो आपके लिए 100% उपयोगी साबित होने वाले हैं, जो आगे आने वाली सभी शिफ्टें हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसी यही ऐसे ही क्वेश्चंस आगे आने वाली शिफ्टों में जरूर पूछे जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगी है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।